हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का हिंदी का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ मिड टर्म का। तो आइए देखते हैं आपके किस किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आपके पेपर में टोटल 15 प्रश्न आएंगे और टोटल मार्क्स का 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें खंड क, ख, ग और घ होगा, ठीक है। खंड का में आपके 2 प्रश्न होंगे जिसके उप प्रश्न दिए जाएंगे 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। खंड खा में आपके 4 प्रश्न होंगे जिसके भी उप प्रश्न दिए जाएंगे 20 मार्क्स के। एंड खंड गा में आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे और उसके प्रश्न होंगे 21 मार्क्स, ठीक है। संख्या 21 है। एंड प्रश्न खंड गा जो है उसमें 4 प्रश्न होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पैटर्न होगा। तो देखिए, खंड का के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खंड का में आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए, गद्यांश पढ़ते हैं। सबसे पहले, संयम स्वस्थ सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग। संस्कारों को परिमार्जित करने का नाम भी संयम ही है। यदि हमारे जीवन में स्वास्थ्य व संतुलन नहीं है तो जीवन सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी मानव असंतुलित व अस्वस्थ जीवन जीना भी नहीं चाहेगा, जो हमारे मन व ज्ञान इंद्रियों को मालिन करेगा। ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। जब हम शरीर से अस्वस्थ होने लगते हैं तब विचार आता है कि शायद आप अच्छे भोजन से तबीयत बिगड़ी होगी, परंतु यहाँ हमारी चेतना और आत्मा की तबीयत रोज बिगड़ रही है। तब हम कोई चिंता क्यों नहीं करते। हमारे भीतर से यह विचार आना चाहिए कि जैसे शरीर की फिक्र है वैसे ही चेतना के उदय और पतन के लिए भी सोचना हमें जरूरी है। हमारी इंद्रियां घोड़े की समान है। जैसे घोड़े पर यात्रा करते समय उसकी लगाम हाथ में रखनी जरूरी है, ठीक उसी तरह से जब हम इंद्रियां घोड़े पर सवार होते हैं तब हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में रहे तो सारा काम आसानी से हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि केवल संस्कारों का परिष्कार की। यदि आप अपने स्वास्थ्य, चरित्र और आदर्शों के बल पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो ये संसार स्वयं ही हमारा उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, संयम किसे कहा गया है। तो संस्कारों के परिमार्जन को संयम कहा गया है। देखिए, हमने ये पढ़ा था, ये रहा संस्कारों के परिमार्जन को। देखिए, इसे क्लीन कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए रहा संस्कारों के परिमार्जन को। नेक्स्ट बच्चे, सेकंड की मन की लगाम हम हाथ में रखने का क्या अर्थ है। अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल रखकर कार्य करना। थर्ड है कि आपको एक अभिकथन और कारण दिया है, इसको पढ़ के बताना है। देखिए, अभिकथन में लिखा है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य और संतुलन नितांत महत्वपूर्ण होते हैं। कारण बोलता है कि स्वास्थ्य और संतुलन ना हो तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसमें कथन क्या है, असत्य है। जो कारण है वो क्या है बच्चों, सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ होगा सही। नेक्स्ट है बच्चों घ कि गद्यांश के अनुसार जीवन से संयम से जीवन सुचारू रूप से चलता है। अपने अनुभव के आधार पर असंयमित जीवन से उत्पन्न होने वाले कोई 2 कठिनाइयाँ लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या हो जाती है बच्चों, बिगड़ जाती है। और जीवन में तनाव और असंतुलन और दुख क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि चेतना के उत्थान और पतन के लिए क्या आवश्यक है, कारण सहित बताइए। तो देखिए, इसका आंसर है आपका चेतना के उत्थान और पतन के लिए संस्कारों का परिष्कार आवश्यक है। जब हम संस्कार शुद्ध और अच्छे होते हैं, जब हमारे संस्कार, तो हमारी चेतना, विचार और मन ऊंचा रहता है। हम सही निर्णय लेते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन यदि संस्कार बिगड़ जाते हैं तो चेतना क्या हो जाती है, गिर जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, गलत रास्ते पे चल पड़ता है, ठीक है। इसके बच्चों नेक्स्ट है आपका सेकंड, आपके पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ के आंसर देना है। देखिए, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता।
मोह उन पर बरसता है, एक सा एक सी उन पर हवाएं हैं, वहीं पर सदा ही है, दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काता किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वलवसन प्याल डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है भेद देता है शाम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में भोर को अपने अनूठा रस पिला, नीच सुगंधो निराला ढंग से है, सदा देता काली जी को खिला। हे खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है, सोहता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसम। ठीक है, इसका अव्यंग से बच्चों क्वेश्चन पूछेगा कि कांटे और फूल दोनों को कौन सी परिस्थितियां समान रूप से मिली हैं, तो चांदनी और हवा की। सेकंड बच्चों पूछा है कि कांटे और फूल क्रमश किसका प्रतीक है, बुरे और अच्छे कर्म करने वालों का, व्यक्ति का। नेक्स्ट है बच्चों आपके कथन और कारण है, केवल वंश या कुल की प्रतिष्ठा से व्यक्ति का महत्व सिद्ध नहीं होता। तो इसका कारण बोला है कि वास्तविकता बड़प्पन व्यक्ति के गुण और उसके आचरण से प्रकट होता है। तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों कहा कि समान परिस्थितियों में पलने बढ़ने के बाद भी कांटे और फूल के स्वभाव में अंतर होने के कारण क्या हो सकते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि क्योंकि दोनों का स्वभाव, रचना और उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। फूलों का स्वभाव कोमलता और सुंदरता का प्रतीक है, जबकि कांटे रक्षा और कठोरता के प्रतीक हैं। इसलिए समान वातावरण में रहते हुए भी उनका रूप स्वभाव क्या है, अलग होता है। इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने कांटे व फूल के स्वभाव के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश दिया है, 2 बिंदु लिखने हैं। देखिए उन्होंने संदेश दिया है कि जो एक जैसी परिस्थितियां सबको मिलती है, लेकिन परिणाम व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों पर पड़ता है, निर्भर करता है, और व्यक्ति की महानता उसके कर्म गुणों से होती है, नाम या रूप से नहीं होता। ठीक है, इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खंड खा के क्वेश्चन आते हैं व्याकरण। तो देखिए खंड खा में आपके निर्देश अनुसार उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित पूछे गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को करने हैं। तो आपके उपसर्ग प्रत्यय आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए का में पूछा बे उस उपसर्ग वाले प्रयुक्त एक शब्द का निर्माण कीजिए। तो क्या हो सकता है, बेकार, बेमान। ठीक है, तो आपका ये बे उपसर्ग वाले शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों नियोजन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, देखिए इसमें नियोजन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, नी। इसका आंसर नहीं होगा। ई प्रत्यय युक्त का एक शब्द का निर्माण कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लड़की। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, देखिए सामाजिक में प्रत्यय कौन सा, लास्ट में जो होता है इक। ठीक है, तो ये होगा। उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं, जो आगे लगाते हैं शब्द की, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो सबके पीछे लगाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में असरदार शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द क्या होता है, जो आगे होता है, यानी कि असर। इसका आंसर असर होगा। नेक्स्ट बच्चों निर्देश अनुसार समास पर आधारित पूछे गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पूछा है कि आवरण शब्द में प्रयुक्त समास भेद बताना है कि आवरण में कौन सा समास भेद है। तो ये कौन सा समास भेद है बच्चों, अव्यय भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट है पीला अंबर जिसका अर्थात विष्णु। समास विग्रह के लिए समस्त पद लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पीला अंबर का पीतांबर। नेक्स्ट है बच्चों महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास भेद कौन सा है, बहुब्रीहि समास। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कहा कि रसोई घर समास पद का विग्रह कीजिए। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट बच्चों किस समास का पूर्व पद एक अव्यय पद शब्द का होता है, तो वो किसका है, अव्यय भाव समास का। इसके बच्चों प्रश्न 5वां है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताने हैं आपको। पूछे गए 5 प्रश्नों में से कोई 4 करने हैं, ये आपके वाक्य भेद हैं। तो देखिए फर्स्ट में है कि आपका कल्याण हो, इसे वाक्य भेद बताइए। तो देखिए इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये कौन सा है, आशीर्वाद वाचक वाक्य। नेक्स्ट है बच्चों झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूटा था। तो वाक्य भेद बताना है, इसमें वर्णनात्मक वाक्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वे एक यजमान से मिलना चाहते हैं, तो इसे संदेहवाचक वाक्य में बदलना। तो देखिए इसे कैसे बदलेंगे, इसका होगा बच्चों, क्या वह एक यजमान से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट है बच्चों, खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, तो इसे नकारात्मक वाक्य में बदलिए। तो क्या होगा इसका बच्चों, खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु नहीं भेजा जाता था। इसे बच्चों नेक्स्ट है, कोई सांड दौड़ता चला रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्या कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। देखिए यहाँ पे दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता नहीं है, दौड़ता। यहाँ हो जाएगा क्या कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। इसे बच्चों प्रश्न नंबर 6 से आपको निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 4 के रेखांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें लिखा है, ये 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, भर गया जी आनी जी जी कर, थक गए दिल के चाक सी सी कर, इसमें अनुप्रास अलंकार बताना कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। एक बच्चों, कहे कभी सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास मेरे, जो अंडरलाइन कर रखा है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट बच्चों, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारों के बड़े अंधेरों होए, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है बच्चों, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति तब जापी जानी, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसका बच्चों आपका खंडगा आता है, खंडगा में आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका गद्यांश दिया हुआ है बुक से, इस गद्यांश को पढ़ के करना बच्चों आंसर देने, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो देखिए पैसेज में आपके लिखा है कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, ठीक है। खेती के इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। 6 एकड़ की खेती के मुख्य भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पेंटियाँ रखी हुई थी, मेरा आसन भी वहीं लगा, वे बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। तो देखिए इससे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गद्यांश के अनुसार तिब्बत की भूमि मुख्य रूप से अधीन है, तो किसके अधीन है बच्चों, संबंधित जागीर के या जमीन के मालिक के या मठों तथा विहारों के। तो देखिए इसका आंसर बच्चों क्या है आपका, मठों तथा विहारों के, ठीक है। देखिए अगर इसे ऊपर देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ देखिए मठों विहारों के हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, कंजूर शब्द का संबंध जो है वो किससे है। तो बच्चों इसका जो संबंध है वो किससे है, बुद्ध वचन अनुवाद से है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का कि नीचे दिए गए कथन और कारण है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। मंदिर में कंजूर में 103 हस्तलिखित पेटियां सुरक्षित रखी गई हैं। देखिए अभी हमने शायद ऊपर देखा था, ये रहा 103 रखी गई हैं सुरक्षित, तो जो कथन है वो तो सही है। तिब्बती समाज और अपने धार्मिक ग्रंथों की संरक्षण के प्रति क्या थे, ये सजग थे, ठीक है। तो ये क्या थे, सजग थे, ये रीजन भी इसका सही है, इसी वजह से इसको रखा गया है। तो यानी कि उसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में बुद्ध वचन अनुवाद से संबंधित किन्हीं कथनों की पुष्टि गद्यांश नहीं करता है, नहीं वाला बताना है, ठीक है। पहला आपको ये अनुदित थे, वे हाथ से लिखे गए थे। सेकेंड, मोटे ताम्रपत्र पर स्पष्ट लिखे थे। थर्ड, इनकी कुल संख्या 103 थी। एंड फोर्थ, आपकी तिब्बत के प्रत्येक घर में उपलब्ध थे। तो कौन सा इसमें नहीं वाला है वो देखेंगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या है आपका ख, केवल कथन 1 और 4 क्या है, ये वाला और ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गद्यांश से ये स्पष्ट होता है कि तिब्बत की भूमि व्यवस्था कैसी है, ठीक है। इसमें पहले लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाती है, तो बच्चों इसका यही आंसर है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, निर्धारित गाद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको क्या करने हैं,
उत्तर देने। तो देखिए फर्स्ट आपका है कि दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर हीरा और मोती के स्वभाव की विशेषता की तुलना करनी है। ठीक है, इन दोनों के स्वभाव में किस प्रकार का अंतर था। तो इसका आंसर है बच्चों कि हीरा और मोती दोनों परिश्रमी, वफादार और साहसी बैल थे, परंतु उनके स्वभाव में कुछ भिन्नताएं भी थीं। पहला बच्चों, हीरा समझदार था, शांत था, संयमी और सहनशील था, बल्कि मोती तेज, जिद्दी और जल्दी क्रोधित हो जाने वाला था। दोनों में एक समानता ये थी कि वे अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करते थे और वे अपने मालिक के प्रति सच्चे और समर्पित थे तथा अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े हुए थे। ठीक है, इस पर आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे पारंपरिक उत्सवों को किस तरह नया रूप दिया है। उदाहरण के साथ आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे पारंपरिक उत्सवों की सादगी और भावनात्मक को कम कर दिया है। अब लोग त्योहारों को धार्मिक या सामाजिक भावना से नहीं बल्कि दिखावे और खर्च के रूप में मानने लगे हैं। पहले दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, लेकिन अब बिजली की लाइटें, महंगे महंगे पटाखे उपयोग होते हैं। होली पर प्राकृतिक रंगों की जगह अब रासायनिक केमिकल वाले रंग होते हैं उनका यूज होने लगा है। और त्योहार अब खरीदारी और उपहार देने का माध्यम क्या है, बन गया है। ठीक है, इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लासा की ओर पाठ में वर्णित तिब्बती समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे वर्तमान समाज को भी अपनानी चाहिए, कारण सहित आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर ये रहा। तिब्बती समाज की कई विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें हमारे समाज को भी अपनानी चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपकी ये पहली कि धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता। तिब्बती लोग धर्म और अध्यात्म पर गहरा विश्वास रखते हैं, इससे उनके जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। सेकंड है बच्चों आपका सरलता और संतोष। वे सादा जीवन जीते हैं और जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। थर्ड है बच्चों आपका सहयोग की भावना। ठीक है, ये आपका थर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, सहयोग की भावना। तिब्बती लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और समाज में क्या करते हैं, एकता बनाए रखते हैं। तो ये तीन विशेषताएं इसकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका हीरा और मोती ने कठिनाइयों के बावजूद अन्याय का डट का विरोध किया है। क्या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, हमें बताना है कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है और इसका तर्क भी बताना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर ये रहा। दो बैलों की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। हीरा और मोती ना अत्याचार सहने के बजाय उसका डट का विरोध किया था, चाहे उन्हें कष्ट ही क्यों ना झेलना पड़े, कष्ट। उनकी ये भावना बताती है कि सच्चाई और आत्मसम्मान की रक्षा सबसे बड़ी बात है। तर्क ये है कि बच्चों जो व्यक्ति या प्राणी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वही समाज में अन्याय और सत्य का आधार बनता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित कथित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने। ठीक है, तो आपका एक काव्यांश है, इसे देखिए। मोर पंखा सिर पर रखई, गूंज की माल गरे परिहारोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरोगी, भव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की आदरन धरी अधरा न धरोगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस काव्य में गोपियां किसका स्वरूप धारण की बात कर रही हैं। तो इसमें किसका कर रही हैं बच्चों, कृष्ण का। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से किन कथनों की पुष्टि काव्यांश कर रहा है। मोर पंख और गूंज माला पहनने की चाह, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी कर रहा है। सेकंड, मुरली होठों पर रख स्वांग करने की इच्छा, देखिए ये रस। नेक्स्ट बच्चों, लकुटी ले ग्वाला संग फिरने की कामना। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, गांव की पिताम्बर ओढ़ने की आकांक्षा, देखिए इसकी नहीं कर रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गा हो जाएगा। इन तीनों की पुष्टि काव्यांश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कवि रसखान के अनुसार कृष्ण संदेह हेतु गोपियां
क्या कर रही हैं, हर्षवांग करने को तैयार हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों, भव तो वो ही मेरी रसखानी पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कि जो कृष्ण चाहे वही रसखान की इच्छा। तो इसका आंसर बच्चों का है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथन में और कारण दिए हैं, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। कथन में लिखा है कि गोपी अब मुरलीधर की मुरली को अपने अधरों से कभी नहीं छूना चाहती हैं। कारण लिखा है कि वे मुरली से ईर्ष्या करती हैं क्योंकि उसे कृष्ण के अंधेरों को स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है आपका, का ऑप्शन सही कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 10वां। निराहारी कविता के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रसखान कृष्ण के संदिग्ध की प्राप्ति के लिए किन किन रूपों में जन्म लेने को तैयार हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों कि रसखान कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन है कि उनके संदिग्ध के लिए किसी भी रूप में जन्म लेने को तैयार हैं। वे गोकुल की धूल, यमुना के तट की घास, गाय, ग्वाला या पर्वत की चोटी पर उगने वाला कोई भी वृक्ष बनने को, कुछ भी बनने को तैयार है। ठीक है। इसी बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि सच्ची आस्था नाम रूप में है या आचरण में। कबीर की सखियों के पाठ के आधार पर क्या करना है, आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए देखिए इसका आंसर। कबीर के अनुसार, देखिए यहाँ पे कबीर है, कबीर के अनुसार सच्ची आस्था नाम रूप में नहीं बल्कि आचरण में होती है। वे कहते हैं कि केवल पूजा, मंदिर या बाहरी दिखावे से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर की प्राप्ति तो सच्चे प्रेम, भक्ति और सत्य आचरण से होती है। इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि कवित्री लियदत्त के अनुसार साकल किसका प्रतीक है तथा उसे खोखले का साधन, खोलने का जो साधन है वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर। ललदेत के अनुसार साकल जंजीर या माया और अज्ञान का प्रतीक है जो मनुष्य को ईश्वर से क्या कर देती है, दूर रखती है। और इसे खोलने का साधन सच्चा ज्ञान, साधना और आत्मबोध है। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तब ये साकल क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ और किस प्रकार की जा सकती है कबीर के शब्द के संदर्भ में। इसका आंसर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है बच्चों कि कबीर की अनुसार जो है ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है। उसे प्राप्त करने के लिए सच्चे मन, प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा से नहीं बल्कि अपने अंतःकरण की शुद्धि से ईश्वर मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 11 की पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से आपको किसी 2 के उत्तर देने। ठीक है। तो आपका फर्स्ट है कि बाढ़ संभावित क्षेत्र के लोगों को बचाव के तौर पर किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। पाठ इस जल प्रलय के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए बाढ़ संभावित क्षेत्र के लोगों को पहले से सावधानी रखनी चाहिए। ऊंचे स्थानों पर शरण स्थलों की व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन, दवाई, पीने का पानी, आवश्यक सामान सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही बिजली बंद कर देनी चाहिए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है। इस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटना में आई बाढ़ से लेखक ने जो कुछ अनुभव किया वे पिछले अनुभव से किस तरह भिन्न था, अलग था। इस जल प्रलय के आधार पे आपको करना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए लेखक के अनुसार इस बार की बाढ़ पहले की बाढ़ से बिल्कुल अलग थी। इस बार शहर के ऊंचे और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके भी क्या हो गए थे, डूब गए थे। सड़कों पर पानी भर गया था, बिजली व संचार व्यवस्था ठप हो गई थी और लोग घर में कैद होकर रह गए थे। पहले केवल निचले इलाके प्रभावित होते थे, अब इस बार पूरा का पूरा जो शहर है वो क्या हो गया, जलमग्न हो गया था। इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन
कि लेखक ने बाढ़ के समय लोगों की कठिनाई और जिज्ञासा का चित्रण किया है। आपके विचार से ऐसे समय में समाज को एक दूसरे की मदद किस तरह करनी चाहिए? तो देखिए इसका आंसर है कि ऐसे समय में समाज को एकजुट होकर मानवता की भावना से कार्य करना चाहिए। जिसके पास साधन हो वे जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दवाइयों को देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए उन्हें, और युवाओं का बचाव कार्य में लगना चाहिए। सभी को धैर्य रखकर एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। इसके बच्चों खंड घ आता है आपका, रचनात्मक से है आपका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको अपने लैंग्वेज में आपको 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती, तो इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बताना है आपको, प्रकृति व जीवन पर असर, बचाव के उपाय। ठीक है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट बच्चों स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर लिखना है कि ये क्यों बनाया गया था, इसकी क्या भूमिका है और स्वच्छ भारत के क्या लाभ हुए। तीसरा बच्चों आपको दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य। ठीक है, AI, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के क्या लाभ हैं, संभावित खतरे व चुनौती क्या है इससे, और सही प्रयोग और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये लिखना है। ठीक है, इन तीनों में से आपको किसी एक के ऊपर लिखना होगा। आपके 3 आएंगे, कोई भी 3 आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सेम आए। ये बच्चों प्रश्न 13 आपका आएगा, पत्र आएगा। ठीक है, जिसको आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। 2 पत्र होंगे, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना होगा। इसमें बच्चों आपका पत्र है कि आप समीरा है और आपके क्षेत्र में बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नगर निगम महापौर को आपको पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान करने का निवेदन करना है। लेकिन बच्चों आप हरमन हरप्रीत हैं, आपके एक मित्र ने हाल ही में सोशल मीडिया के प्रभाव से विषय पर निबंध प्रतियोगिता जीता है, तो उसको बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना। ठीक है, एक आपका औपचारिक पत्र होगा और एक आपका अनौपचारिक पत्र होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका ये ईमेल है, ईमेल आएगा आपका। ठीक है, आप रजनी राजेश से कक्षा के मॉनिटर भी हैं। आपके विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। अपने क्षेत्र की ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक को विद्यालय में बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला लेने हेतु आमंत्रित करते हुए आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको दिए गए संकेत के आधार पर 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है, एक कहानी है। इसको यूज़ करके आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, लंबी कहानी लिखनी है आपका, ये 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट बच्चों 15वां क्वेश्चन है कि 2 मित्रों के बीच इंटरनेट की सुरक्षा उपयोग, साइबर अपराध से बचने के तरीके के विषय पर होने वाले संवाद लिखना है। ठीक है, आपको दोनों के बीच का संवाद लिखना है जो आपका 80 शब्दों में है। नेक्स्ट बच्चों आप जेनिफर जोसेफ और अपने विद्यालय की संस्कृति समिति के सचिव हैं और विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित होने जा रहा है, और विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु लगभग 80 शब्दों में आपको क्या करना है? एक सूचना लिखनी है। ठीक है, आपका एक सूचना है। ठीक है, एक आपका संवाद है और एक आपका ईमेल है। ठीक है, और एक आपका पत्र और एक आपका अनुच्छेद होगा। ठीक है, तो ये आपके रचनात्मक इसमें आएंगे। ठीक है, लेखन में। तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया बच्चों। आई होप आपको सभी अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।